हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में ओपन होने वाला है। हालांकि 7 से लेकर 9 फरवरी के बीच में तीन आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं। उनमें से एक आईपीओ है राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ या आरपी टेक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है, और अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 80 रुपए पर शेयर, 48 मतलब 48 शेयर्स का लॉट है। तो करीबन 3840 3,840 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 25 मतलब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स नहीं रहता है, सिर्फ एक अंदाजा होता है, इसीलिए अंदाजा लेकर ही चले। ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अपडेट वगैरह करता रहूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट आपको वहां पर मिलता रहे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। अभी जीएमपी अच्छी चल रही है, 20% से ऊपर है, पर अभी हमें वेट करना चाहिए। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी 1989 मतलब 1989 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो करीब 34 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। अब कंपनी क्या काम करती है तो सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए, कोई भी विदेशी कंपनियां होती है, विदेशी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, अपने ही देश के अंदर बनाती है, या कोई भी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो उसको मान लो इंडिया में सेल करना हो, मतलब विदेशी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स हो इंडिया के अंदर सेल करना हो, जैसे कोई कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, या और भी कोई भी चीज है, उसको सेल करना, वो कैसे करेगी। जनरली कंपनियां खुद सेल नहीं करती है, दूसरी कंपनी को ऑर्डर देती है। दूसरी कंपनी क्या करती है, खुद डिस्ट्रीब्यूशन का काम लेती है, सेलिंग का काम लेती है, तो वो दूसरी कंपनी क्या है वो काम लेती है। उसी तरह से ऐसा ही काम राशि पेरिफेरल्स का है, आरपी टेक कंपनी का। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया, ये क्या आएगी, जो विदेशी प्रोडक्ट्स है, मतलब टोटल 52 ब्रांड्स है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग का काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब राशि पेरिफेरल्स क्या सेल करती है, तो ये करती है कंप्यूटर और उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो ये सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब इनको बोलते हैं आईसीटी प्रोडक्ट्स, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर अगर बात करें तो सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, यूपीएस है, और उसके अलावा गेमिंग एसेसरीज आती है, और वाईफाई कनेक्ट के लिए काफी सारी एसेसरीज, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करती है। टोटल विदेशी 52 ब्रांड्स हैं। 52 ब्रांड्स के अंदर एसूस, एचपी, डेल, इंटेल, सैमसंग, गूगल, लॉगिटेक, ऐसे कुल मिला के सैनडिस्क वगैरह, ऐसे कुल मिला के टोटल 52 ब्रांड्स है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग का काम है, बहुत ही बढ़िया काम है। और ये सारे ब्रांड्स के नाम आप देख सकते हैं, इतने सारे ब्रांड्स की ये सेलिंग करती है। इसकी वेबसाइट पर ये सारी चीजें मेंशन है। टोटल 28 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इसके टोटल 8,657 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इसका काम बढ़िया नजर आ रहा है, सदाबहार काम है, मतलब विदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग करना है, उसके बीच में जो भी इसका कुछ कमीशन होता है या परसेंटेज वाइज जो भी होता है सेलिंग के अंदर, होलसेल वगैरह जो भी करते होंगे, तो वो उनका प्रॉफिट होता होगा। तो इसीलिए अब इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो अगर 2021 से 2023 तक देखें तो उसके एसेट्स करीब 2.5 गुना जैसे बड़े हैं, बढ़िया ग्रोथ है। फिर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है 5800 करोड़ से 9,400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है, मतलब रेवेन्यू के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है, 1.5 गुना जैसी। और बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के मार्जिन जो है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है करीब 2% से लेकर 1.5% 2% के बीच में मतलब मूव कर रहे हैं। अभी इस साल जो इसने प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है 1.3% का, बहुत ही कम है 1.3%। मिनिमम मुझे लगता है कि भाई ऐसा बिजनेस के अंदर भाई 4 से लेकर 7-8% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो थोड़ा सा कम है और थोड़ा इसको प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व कैश है करीबन 686 करोड़ रुपए के, और बोरिंग्स उधारी है 1400 करोड़ रुपए की, बहुत ही ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 1.5 का निकल कर आता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी मतलब डेट मतलब उधारी और उसकी इक्विटी का भाग, वो 1 से कम होना चाहिए। मतलब इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, डेट कम होना चाहिए।
पर क्या है कि आईपीओ से फ्रेश इश्यू के जरिए पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है 600 करोड़ रुपए का, 326 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे, उसके बाद भी 1000 करोड़ रुपए जैसी उधारी रह जाएगी। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा चिंताजनक बात है। आने वाले टाइम में इसको अपना डेट पे करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि कंपनी और मजबूत हो सकती है। और दोस्तों इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 11 का, और इसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 9469 करोड़ रुपए का। और इसके जैसी एक और कंपनी है रेडिंगटन, उसका पी है 12 का, मतलब आज की तारीख में देखिए तो 12 का पी निकल कर आता है, और उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का। मतलब रेवेन्यू के मामले में 9-10 गुना बड़ी कंपनी है इससे रेडिंगटन, और उसी के लगभग बराबर वैल्यूएशन ये मांग रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी महंगी है और सस्ती करनी चाहिए थी। हालांकि ज्यादा महंगी नहीं है, पर थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। हालांकि ये चीज अच्छी है कि सेक्टर के अंदर कंपटीशन नहीं है, ज्यादा कोई कंपनियां लिस्टेड नहीं है। फिर दोस्तों इसकी आरओई 19% की अच्छी है, आरओसी 14% की थोड़ी सी कम है, मिनिमम 15% होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली डेट ज्यादा है, बाकी ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर अच्छी है, और बाकी देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती होनी चाहिए थी। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 295 रुपए से लेकर 311 रुपए के बीच में। 48 मतलब 48 शेयर्स का लॉट है, फेस वैल्यू है 5 रुपए, और इसका इश्यू साइज है 600 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। और क्या है कि कंपनी की उधारी चुकाने के अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह के अंदर पैसे कम आएंगे, और क्या है कि 35% रिटेल पोर्शन रखा गया है, ये अच्छी बात है। और इसकी लिस्टिंग डेट है 14 फरवरी, मतलब वैलेंटाइंस डे वाले दिन इसकी लिस्टिंग डेट है। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी तो जीएमपी अच्छी चल रही है, मतलब 25% के आसपास है, पर अभी हमें एंकर लिस्ट का एक तो वेट करना चाहिए, पहले दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए। उसी बेसिस पर हमें पता चलेगा कि भाई डिमांड कैसी है, तो उस बेसिस पर हम डिसीजन बना सकते हैं। मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, और मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और फाइनल डिसीजन का वीडियो भी जल्दी ही आपको दे दूंगा। फिर दोस्तों इसकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देखते हैं। तो सेक्टर के हिसाब से देखें तो सेक्टर अच्छा है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। टोटल इसके अंडर में 52 कंपनीज है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग का काम करती है, कंप्यूटर और उसके रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, तो डिमांडिंग काम है। और उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, 15% से ऊपर की है, और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ उधारी चुकाने के अंदर पैसा कम मिलेगी, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स के अंदर ये है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, उधारी थोड़ी ज्यादा है, कि प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं लगातार, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नहीं है, और वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, थोड़ी सी महंगी है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ज्यादा ओवरऑल नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे भारी नजर नहीं आ रहे, ठीक है, ये अगर आने वाले टाइम में अपना डेट पे करती है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, और अपने प्रॉफिट मार्जिन स्थिर रखती है या थोड़ा बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि सेक्टर वाइज अच्छी नजर आ रही है। बाकी देखिए दोस्तों इसकी एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, और पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद आप डिसीजन बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके डिसीजन क्लियर हुए होंगे, आपके जो कंफ्यूजन है इस आईपीओ को लेकर वो दूर हुए होंगे। दूर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ एंकर लिस्ट आ जाए, उसके बाद क्या कि मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको दे दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारा पसंद आया होगा, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।